Hello student, I am Amit. In this video we are going to discuss everyday observation which is based on property of inertia. Okay. So the first observation, when a hanging carpet is beaten with a stick, dust particle starts coming out of it. जब किसी हैंगिंग कारपेट को स्टिक से हम बीट करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल आते हैं बाहर की तरफ, उसके पीछे क्या इन्वॉल्व है? उसके पीछे आपकी इनर्शिया इन्वॉल्व है, या इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल है उस डस्ट पार्टिकल को हैंगिंग कारपेट से बाहर की ओर निकालने में. ओके. सिमिलरली हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, व्हेन अ कार आर अ बस सडनली स्टार्ट द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड. जब कोई कार या बस सडनली स्टार्ट होती है तो जो पैसेंजर होते हैं बैकवर्ड की तरफ फॉल करते हैं. सिमिलरली व्हेन अ कार आर अ बस स्टॉप सडनली, जब कोई कार या बस सडनली स्टॉप होती है तो जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जर्क उनको लगता है. द पैसेंजर आर जर्क फॉरवर्ड. ओके. सो वही यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोमेंटम. सो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, अब यहाँ पे देखो डेफिनेशंस की तरह. मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. जो बॉडी का मोमेंटम होगा वो कैसे डिफाइंड करेंगे मास, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट मास ऑफ बॉडी का एंड वेलोसिटी का, बॉडी की वेलोसिटी का होगा. ठीक है. थोड़ा और समझेंगे मोमेंटम के बारे में. सो मोमेंटम जैसे मैंने अभी डिफाइन किया कि मोमेंटम क्या है, आपने देखा कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम अगर हम किसी बॉडी का निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? मोमेंटम ऑफ बॉडी इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी. बॉडी का कितना मास है और बॉडी की क्या वेलोसिटी है, ऐसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो P को हम, मोमेंटम को जनरली P से डिनोट करते हैं. तो P इक्वल्स टू M इंटू वी. मास M हो गया, V वेलोसिटी हो गई. तो ये हमारे पास मोमेंटम के बारे में एक फॉर्मूला आ गया, मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया. ठीक है. सो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हमने देखा. फिर उसके बाद देखा कि P इक्वल्स टू M इंटू वी लिखा जा सकता है. कुछ कंक्लूजन देखेंगे. कंक्लूजन देखिए, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी, यहाँ पे देखिए, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो. जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी. एंड हेंस इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो सिंपल क्या बोलेंगे आप कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो है. और अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा. क्यों होगा जरा देखिए, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को जीरो ले लिया, जीरो मल्टीप्लाई बाई मास मीन्स ये पूरा का पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है. सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन केस ऑफ वेलोसिटी जीरो विल जीरो. मोमेंटम बॉडी का क्या होगा? जिस केस में वेलोसिटी जीरो होगी उस केस में मोमेंटम भी आपका जीरो होगा. ओके. तो ये मोमेंटम का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट दिखाना. अब देखिए मास, देखिए मैंने वेलोसिटी ही जीरो लिया, मास को मैं यहाँ जीरो नहीं ले रहा हूँ. क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी मासलेस नहीं होती है तो मास का जीरो होना पॉसिबल नहीं है. तो ये चीज़ हम लेंगे नहीं, ये जम्पशन लेंगे ही नहीं हम. ठीक है. एक दो पॉइंट और देखेंगे हम लोग मोमेंटम के रिगार्डिंग. मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड अ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन टू डिफाइन द मोमेंटम. हमको मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड.
SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको जनरली फॉर्मूला आपको पता है तो आप SI यूनिट किसी का निकाल सकते हो। तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट हो गई आपकी kg और वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड। आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये आपकी SI यूनिट आ गई कि आप SI यूनिट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हमने और पूरी तरीके से मोमेंटम अगर हमने क्या पढ़ा कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ इट्स वेलोसिटी। फिर मोमेंटम का फॉर्मूला देखा, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी मीन्स P इक्वल्स टू M इंटू V। अब हम ये देख रहे हैं फिर कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट, हमने ये माना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। ये देखिए इस पॉइंट को मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो, और अगर उसकी वेलोसिटी जीरो तो उसका मोमेंटम जीरो है। उसके पीछे का रीज़न हमने बताया कि वेलोसिटी जीरो, तो जीरो से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो मोमेंटम जीरो। फिर हमने देखा कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैग्नीट्यूड, फिर सेकंड आपका डायरेक्शन। फिर SI यूनिट ऑफ मोमेंटम देखा kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैसे निकालते हैं SI यूनिट? आप फॉर्मूले से निकालते हो, फॉर्मूला आपको पता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस न्यूटन सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, इसको समझिए। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। ओके, फिर से एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप फिर से समझिए एक बार। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी है उसका जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। उस बॉडी में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर जितना ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई कर रहे होगे बॉडी में, उतना ही ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा। जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी में, उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। एंड टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। ये क्या है? ये डायरेक्शन बता रहा है किसकी? मोमेंटम की। ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना किस डायरेक्शन में होगा? ये उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ गया। न्यूटन सेकंड लॉ फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। किसी बॉडी पे जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उस बॉडी में मोमेंटम के रेट में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। और मोमेंटम में के रेट में जो चेंज आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो आपका फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन है। इसको थोड़ा और समझेंगे तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन। फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन ही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। रेट का मतलब ही होता है किसी भी टर्म को आप टाइम से डिवाइड करते हो वो चीज़ रेट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रेट। तो ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन है, ये कुछ भी नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन, इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। और जैसा कि इसने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, तो वही मैंने लिखा है कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, थोड़ा और समझेंगे हम इसको डिटेल में। अब देखिए ज़रा क्या है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। मैंने क्या मान लिया? कोई बॉडी मान ली m मास की, इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया t टाइम के लिए। मैंने फोर्स अप्लाई किया t टाइम के लिए। तो फोर्स अप्लाई करते ही आपको पता है कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फोर्स कैन चेंज अ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। तो वही यहाँ पे हुआ है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। तो बॉडी m थी, किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी।
तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम आप ऐसे समझो कि आपके पास एक बॉडी है मास m की, ये इनिशियल मोमेंट वेलोसिटी u से चल रही थी, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू यू, m इंटू यू। फिर इस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करते ही इसकी वेलोसिटी u से v हो गई, चेंज फ्रॉम u टू v। फोर्स कैन चेंज अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो वही हुआ, जैसे फोर्स अप्लाई किया u से इसकी वेलोसिटी v हो गई, सो इसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी। फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी और इनिशियल मोमेंटम हो गया एम यू। ओके, फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर इसको समझिए। सो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ टाइम टी कॉजेज अ फाइनल वेलोसिटी टू बिकम वी, यानी कि जो मास आपका, जो एम मास की बॉडी थी, जो u वेलोसिटी से पहले चल रही थी, फोर्स लगाने के बाद वही बॉडी v वेलोसिटी से चलने लगी, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu और फाइनल मोमेंटम हो गया mv, फाइनल मोमेंटम हो गया mv। सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल mv हो गया और इनिशियल mu था, डिवाइड बाय टाइम टेकन, m प्रोपोर्शनल टू, m कॉमन किया मैंने, सो v माइनस यू हमारे पास बचा, v माइनस यू बचा, डिवाइड बाई टी। फिर थर्ड स्टेप में आइए, यहाँ पे देखिए, फिर मैंने क्या किया, v माइनस यू बाई टी को क्या लिखा जा सकता है, एसिलरेशन, तो वही मैंने एसिलरेशन लिखा, तो f प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, m इंटू ए, ठीक है। फिर और देखिए, सो f प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई k, वो कांस्टेंट आ गया k। सो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k इज़ 1। प्रैक्टिकली जो कांस्टेंट k की वैल्यू होगी इस केस में वो 1 होती है, तो जैसे मैंने k की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ k विच इज़ इक्वल्स टू 1, वी गेट f इक्वल्स टू m इंटू ए, तो हमको जो f है हमारा वो m इंटू ए मिल गया। सो बेसिकली ये देखें, हमको एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ ने जो बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, ये तो एक स्टेटमेंट है। अगर वैसे देखा जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ आपको फोर्स, मास और एसिलरेशन में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मास, एसिलरेशन एंड फोर्स। ओके, अब आप देखिए थोड़ा और, तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको समझो, सिग्निफिकेंस फार्मूले का समझेंगे हम, ए इक्वल्स टू एम एफ बाई एम, यानी कि बॉडी का जितना ज़्यादा एसिलरेशन, अगर बॉडी में जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा बॉडी एसिलरेट करेगी, ये चीज़ पहली चीज़ है, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, और बॉडी में जितना ज़्यादा एसिलरेशन होगा फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, मास ऑफ बॉडी उतना ही कम होगा, मास ऑफ बॉडी उतना ही कम होगा, क्योंकि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के, ठीक है, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। तो ये सिग्निफिकेंस है, फार्मूले को आप समझ सकते हो कि फार्मूला कहना क्या चाह रहा है। तो फार्मूला यही कहना चाह रहा है कि बॉडी में जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी में उतना ही ज़्यादा एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर फॉर अ कांस्टेंट फोर्स बॉडी में एसिलरेशन ज़्यादा है तो बॉडी का मास कम होगा, या बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो बॉडी का एसिलरेशन फॉर अ कांस्टेंट फोर्स डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। थोड़ा सा और फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज़ डिनोटेड बाई एन। एसआई यूनिट जो होगा फोर्स का वो न्यूटन होगा, और जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। न्यूटन इज दैट फोर्स, न्यूटन वो फोर्स होता है, एक्चुअली 1 न्यूटन डिफाइंड कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो 1 न्यूटन डिफाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 न्यूटन डिफाइंड करने के लिए देखिए, 1 न्यूटन का फॉर्मूला जो हमारा बना है वो बना है, आप अभी आपने देखा कि वन न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg, क्योंकि मास इंटू एसिलरेशन है, इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप फॉर्मूले से अगर आप देखो तो ये आपका फॉर्मूला है,
तो यहाँ पे अगर 1 न्यूटन को अगर आपको डिफाइन करना होगा 1, तो यहाँ पर भी 1 होना जरूरी है, 1 यहाँ पर भी होना जरूरी है, तभी तो 1 × 1 होगा। सो 1 न्यूटन डिफाइन करने के लिए हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई बॉडी जिसका मास 1 kg है और वो 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से एसिलरेट कर रही है, तो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा विच इज मस्ट बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन, विच इज मस्ट बी इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक है, फिर से एक बार आप समझ लीजिए, अगर कोई बॉडी जिसका मास 1 kg है और वो 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से एसिलरेट कर रही है, देन द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ओके, तो वही न्यूटन, तो आप 1 न्यूटन को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg/मीटर/सेकेंड, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg/मीटर/सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आता है 1 न्यूटन इक्विवेलेंट टू 1 kg/मीटर/सेकेंड स्क्वायर, 1 kg/मीटर/सेकेंड, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन एक्चुअली कंपोज किससे है, और कंपोज किससे, m/a से। ओके, वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन in the next video. Thank you class.